हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, हमने लेक्चर 2.5 तक के पढ़ लिया है। अब हमारा लेक्चर है 2.6। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, इस चैप्टर में अच्छा खासा पढ़ लिया है। हमने अब तक नर युग्मोद्भव मतलब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल मतलब मादा युग्मोद्भव मतलब फीमेल गैमेटोफाइट को अच्छे से पढ़ लिया है। दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनमें जनन होता है, किस टाइप से कोशिका बनती है, ये सब हम अपने 5 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे लेक्चर 2.6 में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। परागण एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आप सब ने परागण के बारे में पहले भी सुना होगा। हम छोटी सी क्लास से परागण के बारे में सब कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हम बड़े क्लास में, छोटे से क्लास में तो है नहीं कि सिर्फ परागण की डेफिनेशन पढ़ी और ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, परागण को अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। लेकिन परागण क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी होती है। परागण के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, तो पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, परागण। ठीक, तो परागण में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो हमने लाइन लिखी है वो है पुंकेसर। पुंकेसर मतलब स्टेमन, पुष्प का नर भाग होता है। आप कहेंगे मैम बहुत पुरानी बात बता दी आपने, तो सही में ये तो बहुत पुरानी बात है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने आपको बताया था कि जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर क्या होता है, मादा भाग होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। पुंकेसरों में क्या होता है, परागकण। आप जानते ही होंगे, कुछ इस टाइप का हमारा परागकोश था। ठीक, परागकोश में इसके अंदर जब हम इसको काट देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, परागकण निकलेंगे। ठीक दोस्तों, ये था हमारा आंसर। ठीक, पुंकेसर में परागकणों मतलब पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। याद रखिएगा, ये क्या है, नर भाग है। ठीक, नर भाग है, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर। इंग्लिश में इसको स्टेमन कहते हैं। जबकि मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर का डायग्राम कुछ इस टाइप से था। ठीक, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर का डायग्राम है, और ये वाला पुंकेसर का डायग्राम है। ठीक दोस्तों, इसमें हमारे क्या मिलेंगे, हमें परागकण मिलेंगे, और इसमें हमें क्या मिलेंगे, अंडाशय मतलब ओवरी मिलेगी। इसके अंदर यहाँ पे ओवरी थी, फिर अंदर की तरफ क्या थे, ऐसे ऐसे ओव्यूल थे। यहाँ तक कि सबको बहुत पुरानी बात लग रही होगी कि अरे ये तो बहुत पुरानी बात है, तो सही में बहुत पुरानी बात। तो दोस्तों, आगे देखेंगे अब हम। ठीक, स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है, मतलब ओवरीज का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। अब इसमें मादा युग्मक क्या है, हमारे अंड कोशिकाएं मतलब एग सेल्स। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेन परागण की डेफिनेशन। परागण की डेफिनेशन आपकी यहाँ से यहाँ तक है। डेफिनेशन में जैसे कि हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते, डेफिनेशन हमको एज इट इज़ उतारनी होती है। या डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें, एक बार पढ़ लें तो आराम से याद हो जाएगी। पुरानी ही डेफिनेशन है। ठीक, परागकोश में, अब परागकोश क्या चीज़ है, तो ये हमारा जितना हिस्सा है ये वाला, ये क्या कहलाता है, परागकोश। परागकोश में बने परागकणों, इसी के अंदर तो दोस्तों परागकण मिलेंगे। परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, आपको पता ही होगा ये वाला क्या है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये क्या है, अंडाशय है। ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण। मान लिए इसके अंदर के परागकण उड़ के, नाच के, गा के, जैसे तैसे किस पे आ गए, वर्तिकाग्र पर। ये क्या है, वर्तिकाग्र। परागकण कहाँ आ गए, वर्तिकाग्र पे। ये प्रोसेस क्या कहलाई, पॉलिनेशन या परागण। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली कि एक नर है, हमें पता है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, ये क्या है, परागकण है। इसके अंदर के परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पे जाएंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, परागण। एक बार और डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। परागकोश में बने परागकणों का मादा
पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन बस हमारा इतना ही होता है कि जब एक गैमीटोफाइट, एक युग्मोद्भव दूसरे युग्मोद्भव तक पहुंच जाए, यही क्या होता है? परागण। ठीक दोस्तों, चाहे वो किसी भी माध्यम से जाए, चाहे कैसे चला जाए, उड़ के चला जाए या उसी पे चला जाए, वो तो अभी हम उसके जब प्रकार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या हुई? परागकोश में बने परागकणों का कहाँ तक पहुंचना? स्टिग्मा तक पहुंचना, मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हमने परागकण की डेफिनेशन देख ली, हमें पता चल गया कि परागकण होता क्या है। एक युग्मोद्भव का दूसरे युग्मोद्भव, यानी कि चाहे आप नर मादा यही होंगे और कौन से होंगे, नर युग्मोद्भव का मादा युग्मोद्भव तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। हमने परागण की डेफिनेशन देख ली, परागण पे चर्चा कर ली, परागण कहाँ कहाँ किन चीज़ों में किस चीज़ों से होता है ये भी पता कर लिया। अब हमें देखना है कि परागण कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक दोस्तों, यही बात है, पुरानी सी बात है, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 टाइप के परागण। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं, उसको एक एक अच्छे से करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं परागण के प्रकार। परागण के प्रकार नॉर्मली अगर हम पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो ये 3 प्रकार से होंगे। ठीक दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था 2 प्रकार के। ठीक, तो एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन क्योंकि हम NCERT कोर्स फॉलो कर रहे हैं, NCERT कोर्स में हमारे 3 टाइप के परागण दिए और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा वो है वैसे ही ये है कि स्वपरागण में वो खुद से परागण कर लेते हैं, परपरागण में एक उड़ के कहीं और जाता है किसी और माध्यम से, वो परपरागण होता है। सेम वही है। ठीक, अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 3 प्रकार में से हम अपना पहला प्रकार कवर करेंगे। पहला प्रकार है हमारा स्वायुग्मन। स्व मतलब क्या होता है दोस्तों? खुद से या खुद में ही उसने क्या कर लिया? परागण कर लिया। इसको कहते हैं ऑटोगैमी। इसमें क्या है, अगर एक ही मतलब उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वायुग्मन कहलाती है। अब मान लीजिए ये एक प्लांट है और प्लांट का ये क्या है? एक पुष्प है। ठीक, ये पत्ती हम दिखा देते हैं। इस पुष्प में दोनों पार्ट्स होंगे, मतलब मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। इसी पुष्प में क्या है हमारा? स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, यानी कि ये वाला फीमेल भाग, और इसी में क्या है हमारा? नर भाग, मतलब स्टेमन। ठीक, आपको पता होगा स्टेमन मतलब पुंकेसर में परागकण होंगे, परागकण, और ये याद रखिएगा कि ये एक ही पुष्प है। ठीक, ये एक ही पुष्प है, इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, अंदर ही की तरफ मान लिए एक कली, पहले फूल बनने से पहले कली होती है। ठीक, कली के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है। कली जरी सी खिली, उसके अंदर परागकण क्या हुए? टूटे, टूटने के बाद उसी के वर्तिकाग्र पर गिर गए, और वर्तिकाग्र पे गिरने के बाद हमें सबको पता है कि कौन सी प्रोसेस होती है? निषेचन की। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। एक परागण ही पढ़ रहे थे। परागण में बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो नर युग्मोद्भव होता है वो मादा युग्मोद्भव तक पहुंच जाता है और यही क्या होता है? परागण हो जाता है। तो ऑटोगैमी में क्या होता है? एक ही फ्लावर, एक ही पुष्प होगा, उसी पुष्प के अंदर नर भाग भी होगा, उसी पुष्प के अंदर मादा भाग भी होगा। ठीक, इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया। ठीक, और गिरने के बाद आगे की प्रोसेस होगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यही होता है ऑटोगैमी। ठीक, अगर एक ही मतलब उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर गिर गया, परागकणों का स्थानांतरण होता है तो यह प्रक्रिया स्वायुग्मन कहलाती है। एक ही पुष्प है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि स्वायुग्मन में एक ही पुष्प होगा। ठीक, जबकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें 2 पुष्प आ सकते हैं या 3 पुष्प आ सकते हैं, लेकिन ऑटोगैमी पे ये ध्यान हमें रखना है कि एक ही पुष्प होगा, एक ही पुष्प का नर भाग भी होगा, उसी पुष्प का मादा भाग होगा और उन दोनों में आपस में संलयन होगा। ठीक, एक दूसरे तक पहुंचेंगे। इस प्रकार के परागण
उसी पुष्प के अंदर होता है, ठीक, एक ही पुष्प के अंदर होता है। फिर एक और पॉइंट है इसका, इस प्रकार के परागण के लिए पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल निकट होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं हमने इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पास बनाया है। देख ली, वर्तिकाग्र के जस्ट ऊपर हमने क्या बना दिया है, परागकोश बना दिया है। जैसे ही इसका परागकोश टूटेगा, इसके परागकण इसी के पुष्प पर, इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे और परागण संपन्न करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, ऑटोगैमी, जिसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। एक ही पुष्प था, उसने खुद से स्वयुग्मन कर लिया, यहाँ पे हमारा ऑटोगैमी, मतलब हमारा पहला प्रकार खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रकार की तरफ, परागण का दूसरा प्रकार। ठीक दोस्तों हमारे परागण का दूसरा प्रकार है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप पे रहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक पादप है, यहाँ पर क्या है, एक पुष्प है और यहाँ पर भी एक पुष्प है, यहाँ पर दूसरा पुष्प है, एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है। मान लिए इस पुष्प का क्या है, पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण, ठीक, इस पुष्प का परागकण है और इस पुष्प का क्या है, वर्तिकाग्र। तो दोस्तों इस प्रोसेस में मतलब सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, ये पादप तो एक ही है ना, एक ही पादप मतलब एक ही पौधा है, ठीक, एक ही पौधे में दो फ्लावर हैं, एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है। मान लीजिए इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया। अब देखिए पिछले में मतलब स्वयुग्मन में क्या था, हमने सिर्फ एक ही पुष्प लिया था, एक ही पुष्प का परागकण था और एक ही पुष्प का वर्तिकाग्र था। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक पुष्प का क्या होगा, परागकण होगा, जो कि दूसरे पुष्प के किस पे गिर जाएगा, वर्तिकाग्र तक। इस पुष्प का परागण कहाँ आया, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। यही होता है हमारा सजात पुष्पी परागण। जबकि स्वयुग्मन में एक ही पुष्प था, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, दो पुष्प होते हैं, एक पुष्प का परागकण होता है और एक पुष्प का वर्तिकाग्र होता है। पहले वाले पुष्प का परागकण किस पे आ जाएगा, दूसरे वाले पुष्प। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पादप यानी कि पौधा दोनों सेम है, एक ही पौधा है जिसपे दो अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक। ये देखिए एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी पादप। दोस्तों हमारा सजात पुष्पी पादप भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना आखिरी प्रकार देख लेंगे, मतलब परागण का तीसरा प्रकार। दोस्तों अब हमारा परागण का आखिरी प्रकार हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो परागण का आखिरी प्रकार है हमारा परनिषेचन। परनिषेचन में क्या होगा, इनमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मतलब एक ये पादप अलग है और एक ये पादप अलग है, ठीक, ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है। आप देख सकते हैं इनके फूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये गोल गोल से हैं और ये थोड़े नुकीले टाइप के, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अलग पादप हो गया, वो अलग पादप हो गया। इसके परागकण, मान लिए अब इसका परागकण कहाँ चला जाए, इसके वर्तिकाग्र पर, ठीक। तो ये यहाँ से कहाँ गया, इस तरफ गया। ये अलग पादप था और ये अलग पादप था, याद रखिएगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये हुआ परागण। कौन सा परागण, पर परागण या परनिषेचन भी कह सकते हैं इसे। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। आनुवांशिकता, यहाँ पे एक नया नाम आया। आनुवांशिकता क्या होता है, मान लीजिए ये जो फूल है तो ये अपने ही जैसा फूल बनाएगा, ये जो फूल है ये अपने जैसा फूल बनाएगा। लेकिन चूंकि इसका परागकण कहाँ पर गया, इसके वर्तिकाग्र पर गया, तो कुछ लक्षण इसके होंगे और कुछ लक्षण इसके होंगे। तो जो आनुवांशिकता होगी उसमें फेरबदल हो जाएगा। आनुवांशिकता मतलब ये होता है जो उसके माता पिता के लक्षण होते हैं, ठीक। माता पिता मतलब यहाँ पे तो हम फूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फूली के लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक।
तो जो फूल के इस फूल के लक्षण होंगे और जो इस फूल के लक्षण होंगे, मान लिए इन दोनों फूल के लक्षण मेल जोल करके आगे हमें कोई नया फूल देखने को मिल गया। इस टाइप से भी आप भी देखते हैं काफ़ी वैरायटी के फूल होते हैं या बहुत अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, तो उनमें जो आनुवांशिकता होती है वो कुछ इसी प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, परिनिषेचन होता है, परागण होता है, ठीक, यही केवल प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, परिनिषेचन, कि एक पादप मान लीजिए एक जगह पर है, दूसरी पादप कहीं और है और इसके परागकण उड़ के तैर के जैसे भी करके दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। ठीक, तो ये हो गया हमारा परिनिषेचन। एक बार और हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। स्वायुग्मन, स्वायुग्मन में क्या था कि इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक, ये स्वायुग्मन था। दूसरा हमारा था सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में हमने क्या देखा था, एक पुष्प का परागकण किस पे गया, दूसरे पुष्प पे, मगर पादप यानी कि पौधा हमारा सेम था। ये क्या था, सजात पुष्पी परागण। अब हमारा जो लास्ट परागण होता है परिनिषेचन परागण, ये क्या होता है कि एक पुष्प से एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंच जाता है और परागण को संपन्न करता है। फिर चाहे वो जैसे जाए हवा से, इसके रिएजेंट, इसके एजेंट यानी कि उसके कारक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरा विस्तार से कि किस टाइप से पर परागण हुआ या परिनिषेचन हुआ, वो किस टाइप से हुआ, कैसे कैसे एक परागण दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचे, किस तरीके से चले जाते हैं, कौन कौन कारक यूज होते हैं उसमें, यह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज का लेक्चर कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ लगा नहीं होगा। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा था हमारा परागण। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा परागण और परागण के प्रकार जो कि 3 प्रकार के होते हैं वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर कोई डाउट है आपका परागण से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।